नालंदा। ये नाम सुनते ही जहन में एक बहुत बड़ी, एक महान यूनिवर्सिटी की तस्वीर आती है ना? लेकिन इसकी कहानी सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की भी है। जरा सोचिए, एक लाइब्रेरी जो महीनों तक जलती रही हो, उसका ज्ञान भला कैसे बच सकता है? यह सवाल ही अपने आप में एक पहेली है। मतलब एक ऐसी आग जिसमें सब कुछ राख हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले नालंदा के स्केल को समझना जरूरी है। अपने पीक पर यहां 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जानते हैं कितने टीचर्स थे? 2,000 से भी ज्यादा। मतलब ये कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं था, ये तो अपने आप में ज्ञान का एक पूरा शहर था। दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स यहां आते थे। और फिर वो भयानक दिन आया। 12वीं सदी में हमलावरों ने इसकी लाइब्रेरीज में आग लगा दी। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी। कहा जाता है कि किताबें महीनों तक जलती रहीं। सोचकर ही अजीब लगता है ना? ऐसा लगा जैसे सदियों से इकट्ठा किया गया सारा ज्ञान बस धुएं में और राख में मिल गया। तो अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पर, राख का रहस्य। अगर सब जल गया तो फिर कुछ बचा कैसे? इसका पहला सुराग छिपा है नालंदा के कैरेक्टर में। देखिए, नालंदा कोई बंद किला नहीं था। ये ज्ञान का एक ग्लोबल चौराहा था, एक इंटरनेशनल हब। दुनिया भर से लोग यहां आते थे। और मजे की बात यह है कि यही बात इसकी विरासत को बचाने की चाबी बनी। तो ये ज्ञान बचाया किसने? हैरान करने वाली बात है कि इसे बचाने वाले थे वही स्कॉलर्स जो दूर दूर से यहां पढ़ने आते थे। चीन से, तिब्बत से, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब जगहों से। अब देखिए कि ज्ञान के बचने का रास्ता कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल था। ये स्कॉलर्स नालंदा में पढ़ाई करते, फिर यहाँ की जो कीमती मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं उन्हें अपने साथ अपने देश ले जाते। वहां जाकर उन्हें अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते और फिर नालंदा जैसे ही नए स्कूल और सेंटर्स खोलते थे। कमाल है। तो ये ज्ञान गया कहाँ? इसके संरक्षक कौन बने? देखिए, 2 देश इसमें सबसे आगे रहे, चीन और तिब्बत। और दोनों ने इसे बचाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक तरफ चीन था, जहां ह्वेनसांग जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने सैकड़ों किताबों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वो ट्रांसलेशंस आज भी म्यूजियम्स में संभाल कर रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ था तिब्बत। तिब्बत ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ किताबों का अनुवाद नहीं किया, बल्कि नालंदा के पूरे करिकुलम को ही अडॉप्ट कर लिया। वो ज्ञान उनकी एक जीती जागती परंपरा, एक लिविंग ट्रेडिशन बन गया। तो आखिर बचाया क्या गया था? मतलब हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? अरे, ये कोई मामूली चीजें नहीं थीं। हम बात कर रहे हैं नागार्जुन की फिलॉसफी की, आर्यभट्ट के एस्ट्रोनॉमी के कामों की, चरक की मेडिकल परंपराओं की, लॉजिक की। ये वो सारा ज्ञान था जिसकी ओरिजिनल कॉपीज शायद भारत में हमेशा के लिए खत्म हो गईं, पर ये चीन और तिब्बत में हुए ट्रांसलेशंस की वजह से जिंदा रहा। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, घर वापसी का ये लंबा सफर। ये इतिहास का एक अजीब सा मजाक ही है कि जो ज्ञान भारत की धरती पर पैदा हुआ वो यहीं खो गया और अब सदियों बाद वापस अपने घर लौट रहा है। ये बात इस एक लाइन में पूरी तरह समा जाती है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज भारतीय विद्वान तिब्बती और चीनी अनुवादों के माध्यम से अपने ही प्राचीन ग्रंथों को फिर से खोज रहे हैं। सोचिए जरा, अपने ही खजाने को हम दूसरों के जरिए दोबारा पहचान रहे हैं। ये ज्ञान का पूरा सर्कल है, जहां से शुरू हुआ वहीं वापस आ रहा है, लेकिन एक लंबे रास्ते। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज एक मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खड़ी हो रही है और ये नई यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिसर्च और डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट्स की मदद से अपने उसी शानदार अतीत से, अपने उसी पास से जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो आखिर में सवाल ये है कि हम नालंदा से सीखते क्या हैं, इसकी विरासत क्या है? देखें, ये कहानी किसी एक जगह या इमारत की नहीं है। नालंदा की असली पहचान है एक ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क, एक ऐसा सिस्टम जहां आइडियाज दीवारों से ज्यादा जरूरी होते हैं। हां, उसकी इमारतें जला दी गईं, लेकिन नालंदा एक आइडिया था, एक विचार था, और विचार को जलाया नहीं जा सकता। वो सीमाओं को लांघ जाता है। और यही आइडिया हमें आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल देता है कि अगला नालंदा कहां जन्म लेगा। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां जानकारी एक क्लिक पर दुनिया भर में पहुंच जाती है, अगला नालंदा कैसा होगा? वो कहां बनेगा? या शायद वो किसी एक जगह पर होगा ही नहीं? ये एक सोचने वाली बात है।